स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना सेट्स को और व्हाट इज अ सेट। एक्चुअली आप पढ़ चुके हुए हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, एक तो वेल डिफाइंड होने चाहिए और दूसरी बात डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी डिफरेंट होने चाहिए। सेट्स में रेपिटेशन नहीं होती। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देखते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। Which one of the following is a set? तो इस क्वेश्चन में आपने ऑप्शन में से ढूंढना है कि सेट को कौन रिप्रेजेंट करे। फॉर इंस्टेंस वी आर हैविंग अल्फा ऑप्शन एंड देन बीटा ऑप्शन, चार्ली एंड डेल्टा। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और अभी मैंने कहा था कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब आप देखिए अल्फा ऑप्शन में 1 2 3 ऑब्वियसली वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि बीटा और चार्ली में ए रिपीट कर रहा है, सी रिपीट कर रहा है और यहाँ पर सी रिपीट कर रहे, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो अल्फा ऑप्शन में भी आप इसमें सोच रहे हो आंसर करना, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें अल्फा आंसर करेंगे तो ये गलत आंसर होगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है दैट इज एक्चुअली डेल्टा ऑल ऑफ दीज। ये सब के सब ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि बीटा सेट किस तरीके से है। देखिए बीटा में सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ है ACCA, ये सिर्फ एक एलिमेंट है कंप्लीटली। और जिस सेट में एक एलिमेंट हो आप जानते हैं कि उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, तो ये सिंगलटन सेट है। इसी तरीके से अगर आप चार्ली ऑप्शन को देखें तो यहाँ CCA कंप्लीट एक वर्ड लिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट है और ये भी सिंगलटन सेट है। जो चीज़ कंफ्यूज यहाँ पर करती है वो ये है कि अगर इस ऑप्शन को इस तरह से देखा जाए A, C और फिर A, अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो फिर यहाँ पर 4 एलिमेंट्स बन जाएंगे जिसमें से C और A क्या करें, रिपीट करें, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इस केस में ये जो है वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आपने केयरफुली देखना है कि यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ, जिसका मतलब ये है कि ये पूरा एक एलिमेंट है और ये सिंगलटन सेट है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके होंगे कि सेट को डिस्क्राइब करने के 3 वेज हैं। दोज आर टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर नोटेशन। इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं इनको। फिर इसके बाद आप देखते हैं सेट की टाइप्स को। तो सेट की टाइप्स को भी आपने गो थ्रू करना है, जिसमें फॉर इंस्टेंस आप पढ़ते हैं एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट पढ़ते हैं। इसके अलावा आप इसमें यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं और इक्वल सेट्स पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स पढ़ते हैं। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपने जो टाइप ऑफ सेट्स हैं इसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस अगेन। अब एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप ज़रूर करें। दोज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें से एंटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। हमारे पास एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू p प्राइम, और इसके अलावा कंडीशन ये है कि x इज बेसिकली ग्रेटर देन 90 एंड लेसर देन 96 रिप्रेजेंट्स। अब आप देखें जो फॉर्म लिखी है मैंने सेट के लिए, आप जानते हैं कि आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है और आपको बताना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सी द ऑप्शंस वी आर हैविंग। अल्फा ऑप्शन, then beta option, then Charlie option and then delta। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि आपको बताना है कि बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा इन ऑप्शंस के मुताबिक। अब आप देखें कि x यहाँ किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को, p को। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं जो खुद पर और 1 पर सिर्फ डिविजिबल हो और किसी भी नंबर पर डिविजिबल ना हो। सो लिस्ट जो आपको दी हुई है वो 90 से ग्रेटर, 96 से लेसर, इसमें से आपको प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। सो वी राइट दैट दोज नंबर्स लाइक 90 से ग्रेटर आप लिखेंगे तो 91, 92, 93, 94, 95। तो इस लिस्ट में से बेसिकली आपने जज करना है कि प्राइम नंबर कौन सा है।
अब आप देखेंगे इसमें से जो 92 है ये तो इवन नंबर है और ये 2 पे भी डिविजिबल है, 1 पे भी इटसेल्फ, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, राइट। इसी तरीके से अगर आप 93 को देखें तो ये 3 पे डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 94 इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 95 5 पे डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में 93 आ रहा है और 95 आ रहा है और यहाँ पर भी 93 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ क्रॉस लगा दी है। इसके बाद आप शायद सोच रहे हो 91 के बारे में कि 91 प्राइम नंबर है, तो इसको केयरफुली आप देखें कि 91 जो है डिविजिबल बाय 7 है, तो इसकी वजह से ये भी प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये 7 पे डिवाइड हो जाता है। तो दिस शोज कि इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रही है, बीटा कंफ्यूज करती है खास तौर पे। तो देखें जब इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो ऑप्शंस के अंदर फिर इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा, दैट इज एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.1 में भी दिए हुए हैं, आप फॉर श्योर इन क्वेश्चंस को करें। और इसके अलावा जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, उन टाइप्स ऑफ सेट को जरूर डिस्कस करें, उनको जरूर गो थ्रू करें। सम टाइम बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आप सेट्स के अंदर पढ़ते हैं सबसेट्स को। अब सबसेट्स ऑब्वियसली आपको बनाने आते हैं। हमारे पास अगर ए सेट है फॉर इंस्टेंस ए और बी, और आपको इसके कंप्लीटली सबसेट्स लिखने हो तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप किसको लिखते हैं, एम्प्टी सेट को, और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर उसके बाद आप ए लिखते हैं, फिर ये इसका सबसेट बनेगा, और अल्टीमेटली ये जो सेट आप देख रहे हैं खुद भी इस फॉर्म में ये सबसेट बनता है। तो सबसेट आपको बनाने आते हैं किसी भी सेट के, राइट। ये मैंने टोटल नंबर ऑफ इसके सबसेट्स बना दिए हैं। इसी तरीके से आप सबसेट्स, दो सेट्स को जब कनेक्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि ए सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब यह है कि एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए आर आल्सो प्रेजेंट इन बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर सबसेट्स के अंदर आप दो चीजें पढ़ते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो इनको भी आपने गो थ्रू कर लेना है। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको यहीं से बता दूं तो ये जो आप इस सेट के जो सबसेट्स देख रहे हैं, ये पहले 3 सबसेट्स, ये इसके कौन से बनते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट बनते हैं। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं दिस वन, दिस इज एक्चुअली इम्प्रॉपर सबसेट। आपको पता है कि इम्प्रॉपर सबसेट वो है जो एक्चुअली अपने सेट की तरह का होता है, यानी वो जो सेट इटसेल्फ होता है वही असल में इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये प्रॉपर भी आपने देख ली, इम्प्रॉपर भी देख ली हैं, सबसेट्स भी देख ली हैं। अब फॉर्मूले की तरफ आते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स बताएं, तो इसका फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज 2 रेज टू पावर n फॉर्मूला है। और आप जानते हैं कि n इसमें रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे थे, इस एग्जांपल में अगर आपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं तो इसमें वी आर हैविंग 2 रेज टू पावर n, यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं 4। और अगर आप देखें मैंने आपको यहाँ पर 4 सबसेट बनाकर भी दिखाए हैं, और इन 4 सबसेट्स में से मैंने आपको ये बताया कि एक सबसेट कौन सा है, इम्प्रॉपर, और बाकी जो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। अब अगर आपने किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताने हों, प्रॉपर सबसेट्स, तो याद रखें उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब 1 माइनस क्यों कर रहे हैं आप, इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में टोटल सबसेट कितने हैं, 4, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने हैं, 1 2 3, यानी एक कम है। वो जो आप एक कम कर रहे हैं वो असल में कौन सा कर रहे हैं, दिस वन। और ये जो सेट है ये असल में सबसेट जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा एक ही होता है। तो आप जब भी प्रॉपर सबसेट बताने की कोशिश करेंगे तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें से आप 1 माइनस कर रहे हैं। ये जो आप 1 माइनस कर रहे हैं असल में इम्प्रॉपर सबसेट है जिसको आप माइनस करें। इसी तरीके से आप नोट कर लें, अगर नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट पूछे तो अभी मैंने आपसे कहा वो हमेशा एक ही होता है जो कि सेट इटसेल्फ होता है, राइट। तो ये फॉर्मूले हैं, अगर इस पर क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अब आप देखें सेट थ्योरी के अंदर कुछ चीज़ें आप
शुरू से ही पढ़ रहे हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसको ज़रूर याद रखें। ये सेट थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा की पॉइंट मैंने भी आपको बताया कि इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में, कि हर सेट खुद एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है अपना ही। जैसे आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इसके जब सबसेट लिखते हैं तो ये इम्प्रॉपर सबसेट आया और इस इम्प्रॉपर सबसेट में ये सेट खुद भी आ गया। तो हर सेट अपना ही सबसेट होता है और होता कौन सा, इम्प्रॉपर होता है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ लिख रहे हैं कि एवरी सेट is an improper subset of itself, right? फिर इसके बाद आप याद रखें कि एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें कि एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट है और वो जो एक सबसेट है वो भी एम्प्टी है। अब चूंकि वो भी एम्प्टी है तो फिर वो क्या बनेगा, उसका इम्प्रॉपर बनेगा। कहना मैं आपसे चाह रहा हूं कि फॉर इंस्टेंस ये आपके पास एक एम्प्टी सेट है, ई से मैंने रिप्रेजेंट किया। अगर आप इसका सबसेट बनाएंगे तो इसका सबसेट भी क्या होगा, वो भी एम्प्टी बनेगा। तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो एक ही है और वो भी एम्प्टी है और वो उसके जैसा है, तो फिर वो इम्प्रॉपर हुआ, तो प्रॉपर तो ना हुआ। तो यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा कि एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। इसके बाद आप पढ़ चुके हैं पावर सेट के बारे में। किसी भी सेट का अगर आपने पावर सेट बनाना हो तो आप कैसे पढ़ कर आए हैं, अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड अ पावर सेट। जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, इस एग्जांपल में इस सेट के ये सारे मैंने सबसेट लिखे हुए हैं। अब इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना लें तो वो इसका पावर सेट बनता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहीं पर आपको करके दिखाऊं कि मुझे अगर लिखना हो पावर सेट ऑफ ए, तो मैं इन्हीं सबसेट्स के ऊपर एक और ब्रैकेट लगा के एक सेट बना लेता हूं। तो भी मैंने क्या कहा, अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये पावर सेट बन गया। अब आप देखें पावर सेट के अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हो तो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही हैं जितने यहां पर हमने पहले नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स देखे थे। ये नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स एक्चुअली पावर सेट के एलिमेंट्स भी होते हैं। यानी यही फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बताने के लिए, राइट। तो यहां पर आप इसको नोट भी कर लें कि 2⁻n जो आपने देखा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए भी है। मतलब मैंने आपको समझाने के लिए पी ऑफ ए लिख दिया है। पावर सेट ए लिखें, बी लिखें, कुछ भी लिख लें, तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट 2⁻n के साथ ही आप बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिटेल्स में तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे पावर सेट के ऊपर। पावर सेट हमने रिवाइज कर लिया है, तो एम्प्टी सेट को भी हमने देख लिया। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब एम्प्टी सेट का अगर आप पावर सेट बनाएं, यहीं पर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर एम्प्टी सेट है, ये इसका सबसेट है, और अगर मैं यहाँ पर पावर सेट लिखूं पी ऑफ ई, तो पावर सेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसका सबसेट है इसी के साथ ब्रैकेट लगा देंगे तो ये पावर सेट बन जाएगा। तो आप देखिए एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है वो असल में एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर ये जो आप देख रहे हैं एम्प्टी सेट, ये एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट बन गया ना। तो उसी तरीके से पॉइंट हम यहां पर लिख रहे हैं कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। बल्कि अगर आप इसको देखें तो एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है वो एक्चुअली है क्या, सिंगलटन सेट। तो इसको भी आप नोट कर लें कि एक्चुअली वो एम्प्टी तो नहीं है, और है वो असल में क्या, वो सिंगलटन सेट बना होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने की पॉइंट्स देख लिए, ये बड़े कॉमन से की पॉइंट हैं जो यूजुअली आप पढ़ते हैं सेट थ्योरी के अंदर, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। बाकी जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इन फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन जाहिर बनते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट।
तो बड़े बेसिक से ही इनको आपने ज़रूर याद रखना है। इसके बाद आप ऑपरेशंस की तरफ आ जाए। अब सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशंस पे जा रहे हैं और ऑपरेशन में बड़े फेमस ऑपरेशन आपने पढ़ रखे हुए हैं, एंड दोज वर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हम इनको डिवाइस करने लगे। तो ऑपरेशन में सबसे पहले अगर आप ए यूनियन बी की बात करें तो आप जानते हैं जब आप दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो आपने दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है। सो हम इसको डिफाइन यूं करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आप इस सिंबल को जानते हैं, और का सिंबल है। तो ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, यानी इकट्ठा कर लेते हैं, हम टोटल ले लेते हैं सारे यूनियन के अंदर। फिर जब आप इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं तो इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो एंड फॉर श्योर बी में भी हो। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब आप देखें मैं एंड यहाँ लगा रहा हूँ, एंड इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि वो एलिमेंट दोनों में होना चाहिए। और का मतलब था कि वो एलिमेंट किसी एक में भी होगा तो हम उसको पिक कर लेंगे, ए में हो या बी में हो हम उसको पिक कर लेते हैं यूनियन के केस में। इंटरसेक्शन में हम उसको पिक करते हैं जो दोनों में होगा, राइट। इसी तरीके से आप डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी कर चुके हुए हैं। ऐसा एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो तो हम इसको यूं लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी फॉर श्योर वो बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। फिर आप बी माइनस ए भी करते हैं। अब बी माइनस ए में ऐसा एलिमेंट होगा जो बी को बिलोंग करेगा एंड बिलोंग नहीं कर रहा होगा ए को। तो याद रखें जो हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको याद रखें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेंटी टेस्ट में आपसे ये पूछी जा सकती हैं किसी भी ऑपरेशन की डेफिनेशन। इसी तरह से आप पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लें, आप सी लगा लेते हैं, ये एक कॉमा लगा लेते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करते हैं और डिफाइन करते हैं एक्स सच दैट एक्स यू को बिलोंग करे एंड ए को बिलोंग ना करे, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट जिसको आपने कह दिया। फिर आप ये भी पढ़ चुके होंगे कि जब यूनियन की हम बात कर रहे हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, कि आप जानते हैं कि ए यूनियन बी जो है दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड करती है। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होल्ड करती है। लेकिन मेक श्योर करें ए माइनस बी माइनस ए की डेफिनेशन भी मैंने आपको अलग अलग दिखाई है। उसकी रीज़न ये है कि आप याद रखें कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए बट इन जनरल। अब आप जानते हैं कि मैथमेटिकली जब हम कहते हैं कि इन जनरल ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो इसका मतलब ये कि एक्सेप्शनली इक्वल हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, और जनरली ये इक्वल नहीं है, एक्सेप्शनली इक्वल हो सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये ऑपरेशंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपसे दो सेट्स का यूनियन पूछ लें, इंटरसेक्शन पूछ लें, ए माइनस बी पूछ लें एलिमेंट्स देकर, तो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन ज़ाहिर आप इसको प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज 2.2 में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर आपको ऐसी प्रैक्टिस मिलेगी, तो करने आपने ज़रूर हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके साथ। इसके बाद आप लोग पढ़कर आए हैं कुछ पॉइंट जिसमें आपने पढ़ा हुआ है डिसजॉइंट सेट्स को। अब आप रिकॉल करें, ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, दोज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। इसकी कंडीशन आप जरूर याद रखें। कंडीशन के अंदर हम पढ़कर आए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अभी मैंने कहा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जब कॉमन नहीं होगा तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फिर ऑब्वियसली एम्प्टी सेट। इसी तरह आपने पढ़ा हुआ ओवरलैपिंग। अब आप देखें कि ओवरलैपिंग सेट्स में हैविंग फ्यू एलिमेंट्स कॉमन, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, सारे कॉमन नहीं हो सकते, हैविंग ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉमन, ठीक है। तो इनमें चूंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो हम इसकी कंडीशन में कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होगा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसको मैं बोल रहा हूँ कि फ्यू एलिमेंट्स कॉमन, तो फ्यू एलिमेंट्स कॉमन होने का मतलब क्या है कि सारे कॉमन नहीं हो सकते, और सारे कॉमन ना होने का मतलब ये हुआ कि नीदर A can be the subset of B nor B can be the subset of A। ना A के सारे एलिमेंट B में होंगे, ना B के सारे एलिमेंट A के अंदर होंगे, ये नहीं हो सकता, कोई किसी का सबसेट नहीं होगा। अगर सबसेट होगा फिर तो सारे एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे उसके, तो फ्यू एलिमेंट्स कॉमन होते हैं ओवरलैपिंग के अंदर। अब डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स को हमने यहाँ कंडीशंस के साथ रिवाइज कर लिया, लेकिन एक्चुअली आपने इनको यूज कहाँ पर करना है, अभी हम इसको यूज करने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स के अंदर। याद रखें वेन डायग्राम
बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा शॉर्टकट है बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सेट्स के अंदर। तो अभी हम वेन डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं और वेन डायग्राम के अंदर ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या। आप जानते हैं कि वेन मैथमेटिशियन का नाम है और ये सेट्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पिक्टोरियल फॉर्म है सेट्स को रिप्रेजेंट करने की, राइट। तो इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। इसमें होता क्या था कि आप यूजुअली एक रेक्टेंगल बनाया करते हैं और रेक्टेंगल आप यूज करते हैं किसके लिए, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स हमने रखे होते हैं जो अंडर स्टडी होते हैं, जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं। तो रेक्टेंगल के साथ आप यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर फॉर इंस्टेंस अगर ए आपने सेट यूज करना है तो फिर आप सर्कल बनाते हैं ए सेट, और बी सेट अगर आपने यूज करना है तो आप एक और सर्कल बना लेंगे, सी करना है आप एक और सर्कल बना लेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि जो सेट्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं ये डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग है। अब इस वक्त ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये तो दोनों सेट्स में आप देख रहे हैं मैंने अलग अलग बनाए, इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो ये ऑब्वियसली ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। इसी तरह अगर मैं इसको फिर से यहाँ पर डिस्कस करूँ तो अगर आप एक सर्कल यूं बना लें और एक सर्कल यूं बना लें और आप कहते हैं कि दिस इज ए एंड दिस इज एक्चुअली बी, तो अब आप देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको नजर ये आ रहा है यहाँ पर कि इस वक्त इन सर्कल्स में कुछ पोर्शन है जो आपको कॉमन नजर आ रहा है, फ्यू एलिमेंट्स आर कॉमन। तो ये असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरलैपिंग को। ये जो आप पोर्शन इसका देख रहे हैं यहाँ पर जिसमें ओवरलैप कर रहे हैं असल में इनका कॉमन रीजन है। तो फिर ये असल में हमारे पास ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो आप देखें कि ये कुछ इस तरीके से हम वेन डायग्राम्स के ऊपर जनरली यूनिवर्सल सेट को और उसके केसेस हैं ओवरलैपिंग डिसजॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब करना हमने ये है स्टूडेंट्स इसके अंदर कि हमने सेट्स के ऑपरेशंस को भी देख लिया और उसके बाद हमने वेन डायग्राम को भी देख लिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम हम करने जा रहे हैं वो इनको कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब हम कनेक्ट किस तरीके से करेंगे कि एक तरफ हम ऑपरेशंस को लेंगे और दूसरी तरफ हम वेन डायग्राम्स को लेंगे और इन्हें हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब कैसे कनेक्ट करने जा रहे हैं, कुछ केसेस मैं आपको यहाँ दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें फॉर इंस्टेंस यूनियन को, राइट। अभी यूनियन हमने देख लिया कि बाय डेफिनेशन जब आप ए यूनियन बी करते हैं तो आप ए और बी के सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर लिया करते हैं। अब आप देखें कि इसको वेन डायग्राम के ऊपर जब मैं डिस्कस करूंगा तो हम इसके केसेस बनाते हैं, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, सबसेट है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। लेट्स सपोज हम डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर देखते हैं। अब डिसजॉइंट सेट्स हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप इसको डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे तो आप दो सर्कल्स बना लें ए और बी और इन सर्कल्स में कुछ भी कॉमन नहीं रखेंगे। ऑब्वियस है कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होगा और कंडीशन भी डिसजॉइंट सेट के से पहले जो आप देख चुके हैं दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें यूनियन कहाँ पर है, क्योंकि हम इसमें अब यूनियन डिस्कस करने लगे हैं। याद रखें जब हम दो सेट्स का यूनियन वेन डायग्राम के ऊपर दिखाएंगे तो हम दोनों सेट्स को शेड कर दिया करते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब भी मैंने आपको ये बताया कि ए के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं और उनको इकट्ठा करके लिखना है और जो रिपीट हो रहे होंगे उनको एक दफ़ा लिखेंगे। सेट्स में रेपिटेशन तो होती नहीं है तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। अब जैसे आप डिसजॉइंट में देख लें तो मैं आपसे कहूँगा कि दिस वन एंड दिस वन जो मैंने आपको शेड कर दिया है ये असल में यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम के ऊपर। अब ये यूनियन बन गया किस केस में, डिसजॉइंट सेट्स के केस में। और यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूला अब लिखना है जिसको आपने देखना है और फॉर्मूला इसमें ये मैं लिख रहा हूँ कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होंगे, तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि इस केस में डिसजॉइंट सेट्स के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या हैं, हम ए के भी सारे एलिमेंट्स
और प्लस बी के भी सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हम कर रहे हैं, और जो आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है एक्चुअली। तो मेन पॉइंट ये है कि यूनियन के अंदर ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये सिर्फ उस वक्त है जब सेट्स क्या है, डिसजॉइंट हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करें, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। और एक तरीका इस पर यह है कि आपको कहा जाए कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 या डिसजॉइंट सेट, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन में आपने ढूंढना है कि वो इक्वल होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के। सम टाइम ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको ये बता दिया जाएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के, और आप कंडीशन बताएं क्या है। तो कंडीशन में आप क्या बताएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 या ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरीके से हम इसको दूसरे केस में डिस्कस करने लगे हैं जो कि आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स का केस है। अब स्टूडेंट ओवरलैपिंग के अंदर जो मैंने आपको पहले डायग्राम तो बना दी है, अब आप उस डायग्राम के मुताबिक इसको देखेंगे तो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस, एक सर्कल ए अनदर बी, और आप देखेंगे इसको मैंने ओवरलैप करवाया है। अब ओवरलैप इसलिए करवाया है कि फ्यू एलिमेंट्स कॉमन आपको दिखाने थे, और कंडीशन आपको पता है इसकी, पहले बता चुका हूं कि इस केस में ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, नीदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वेयर इज द यूनियन, मैं बता चुका हूं कि ए और बी का जब यूनियन करेंगे तो आप दोनों सेट्स को कंप्लीटली शेड करेंगे, क्योंकि हम दोनों के एलिमेंट्स ले रहे होते हैं, राइट। अब इस केस के लिए जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला बताया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब इस केस के लिए जो फॉर्मूला लिखना है आपने उसको केयरफुली आप देख लें। इसमें हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एलिमेंट आएगा, और ये जनरल फॉर्मूला भी है इसका, ठीक है जी। तो आप याद रखें कि ये रिजल्ट सिर्फ उस केस में है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं जब सेट्स आपके पास ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में ये वाला पोर्शन भी आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बी का। इसी तरीके से हम इसको थर्ड केस में जाते हैं, और थर्ड केस में मैं कहता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये केस है। अब आप इसकी वेन डायग्राम कैसे देखेंगे, वेन डायग्राम के ऊपर आप कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो फिर आप एक सर्कल ए बनाएंगे, एक बी बनाएंगे, और चूंकि ए सबसेट है तो ए को बी के अंदर बनाएंगे लाइक दिस। अब इस केस के अंदर यूनियन, अगेन जब आप यूनियन करेंगे आप दोनों के एलिमेंट्स को शेड करेंगे। जब आप दोनों के एलिमेंट्स को शेड करेंगे तो हम बी को भी शेड कर रहे हैं और ए को भी शेड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इस शेडिंग में एक्चुअली शेड सारा क्या हो गया, बी शेड हो गया। तो फिर इंपॉर्टेंट यहां पर आपने याद रखना है कि इस केस में आप देखें ए यूनियन बी दरअसल किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। अब ये भी क्वेश्चन है कि इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी अंडर व्हाट कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर यहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी की बात करें तो आप कह देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको, जैसे मैं पहले भी बता रहा हूं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो किस कंडीशन में होगा, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसी तरह से अगर आपको बता दिया जाए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बताएं तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। और इसका फोर्थ केस जो कि लास्ट केस होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अब आप इसके डायग्राम बना सकते हैं इजीली, वी विल हैव समथिंग लाइक दिस। इसमें फिर से आप दो सर्कल बनाएंगे, और दिस इज बी, दिस इज ए, और जब आप यूनियन की बात करेंगे तो आपने दोनों सेट्स को शेड करना है, ये मैंने दोनों को शेड कर दिया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर ये है कि इस केस में ए यूनियन बी किसके इक्वल आपको नजर आ रहा है, आपने दोनों को शेड किया, लेकिन आप देखें एक्चुअली ए के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि बी इज कंटेन्ड इन ए एक्चुअली। तो यहां पर ए यूनियन बी ए के इक्वल हो, कब, जब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी की बात करेंगे तो बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एक्चुअली। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप विद कंडीशन याद रखेंगे। अब आप देखें ये सारी चीजें जो हैं ये हमने डिस्कस की हैं यूनियन के लिए, चारों केसेस और चारों फॉर्मूलाए मैंने आपको यूनियन के लिए बता दी हैं। अब यही सारी बातें हम डिस्कस करने लगे इंटरसेक्शन के ऊपर। इंटरसेक्शन में मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए डिफरेंस वाले आप खुद इसे कर लेंगे। ये आपकी बुक पे पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें से आपने इसको गो थ्रू करना है, और किप्स की जो प्रेप बुक है उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप प्रैक्टिस के लिए मैं इंटरसेक्शन को एक दफ़ा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ।
अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरसेक्शन असल में हम कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो कॉमन एलिमेंट्स के लिए हम इसको स्टार्ट करने लगे और हम ये भी जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सो लेट्स स्टार्ट विद अगेन डिसजॉइंट सेट्स। अब आप देखिए डिसजॉइंट में पहले बता चुका हूं, सिर्फ अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो बेसिकली इंटरसेक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंटरसेक्शन में आपको अब कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनको आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। हम इसके डायग्राम में चलते हैं और डायग्राम के अंदर उसी तरह से आप ए सेट बनाएंगे, बी सेट बनाएंगे और इसमें कुछ भी आपने कॉमन नहीं रखना बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिसजॉइंट सेट्स, राइट। तो कंडीशन अगेन वी आर हैविंग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नाउ वेयर इज द इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स? कॉमन एलिमेंट्स। हम तो खुद बता रहे हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस मीन्स यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या शेड करेंगे? हम कुछ भी शेड नहीं करेंगे क्योंकि एम्प्टी सेट जो है उसको आप यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वेन डायग्राम के ऊपर, राइट। तो इस केस के अंदर अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछे जाएं तो आप क्या आंसर करेंगे? एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? कोई एलिमेंट नहीं होता, तो फिर जीरो। तो आपने इसको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो कब होते हैं? जब ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, मतलब कि जब सेट्स डिसजॉइंट होते हैं। नेक्स्ट केस के ऊपर आ जाए, दैट इज ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग के अंदर जैसे मैं पहले भी आपको इसकी शेप बना चुका हूँ, हम दो सर्कल्स बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि उसमें से कुछ रीजन जो है उसको हम कॉमन दिखाएंगे। सो दिस इज बेसिकली ओवरलैपिंग सेट। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन कॉमन। अब कंडीशन तो फिर से वही है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 एंड नीदर सेट आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वी आर हैविंग समथिंग कॉमन और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दरमियान में, बेसिकली ये पोर्शन है इसका कॉमन पोर्शन, ओवरलैप जो हो रहा है, ये इंटरसेक्शन है। तो हमने अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर लिखने हैं इसके। अब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला आप देख लें, अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दिस केस हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं असल में ये यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ हमने टर्म्स को स्विच किया हुआ है, राइट। तो दिस इज फॉर ओवरलैपिंग केस इन इंटरसेक्शन के लिए। अब हम डिस्कस करने लगे हैं व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट बी, राइट। जब आप इसको यहाँ पर लेबल करेंगे तो अगेन सिचुएशन वही है कि वी आर हैविंग टू सर्कल्स और ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आप देखेंगे इस केस में इंटरसेक्शन कहाँ पर है? कॉमन। और आप देख रहे हैं क्लियरली कि कॉमन इस वक्त कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? जो एलिमेंट्स ए के हैं, दोज आर कॉमन। अब आप ए इंटरसेक्शन बी के बारे में ये बताएंगे कि ए के इक्वल आ रही है। अब ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल कब आ रही है? जब ए सबसेट है बी का। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी goes to number of elements of A, right? So these are very important. इसके साथ हम जो लास्ट इसका फोर्थ केस होता है वो B सबसेट A का हम कर लेते हैं। अब जब B इज अ सबसेट ऑफ A, इसको यहाँ पर मैं कर रहा हूँ B इज अ सबसेट ऑफ A, राइट। तो अगेन यू कैन क्लियरली सी दैट वी विल हैव टू सर्कल्स B एंड A. Now where is the union, the common part? ठीक है जी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन पार्ट कौन सा बनेगा? ये बी बनेगा, राइट। और इस केस में जब आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो एक्चुअली एलिमेंट्स किसके आ जाएंगे? बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, कॉमन के। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके आ जाएंगे? बी के आ जाएंगे। तो ओवरऑल आप देख लें ये जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं ये 8 रिजल्ट्स थे, ठीक है जी। तो 8 मैंने कर दिए हैं, 8 आपने खुद करने हैं। अब इसमें a माइनस बी और b माइनस से, ठीक है जी, उनके भी 4 आपने करने हैं। और मैं पहले भी आपको एडवाइस कर चुका हूँ कि आपकी बुक के ऊपर ये सारे केसेस जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और आपने बुक से इन्हें कम्प्लीटली गो थ्रू करना है। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली है, अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई है कि बेसिकली इसको करना किस तरीके से है। अब आप देखें हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे sometime you can see a very easy question like this
कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज सपोजिंगली 20, देन आपने बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देखेंगे अगर आपने सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, रिजल्ट्स किए हुए हैं, तो इन रिजल्ट्स के बाद तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग 20, 25, 30 एंड 40, राइट। अब सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि ए के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं, यूनियन के हैं, आपको इंटरसेक्शन के बताने हैं। तो अभी जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वन, तो क्या आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? यस ऑब्वियसली। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने बताने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक्चुअली दिस वन, एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ए के एलिमेंट्स 15 हैं, बी के एलिमेंट्स हमारे पास 30 हैं, और हमने सब्ट्रैक्ट करना है यूनियन के एलिमेंट्स को, जो कि यहाँ पर आपको दिए हुए 20 एक्चुअली, राइट। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, 45 माइनस 20 बिकम्स 25। तो इंटरसेक्शन में 25 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ऑप्शन में आप देखें बीटा इसका आंसर है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने मैंने बाकी फॉर्मूले आपको बताए हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर। फिर आप देखेंगे किसी केस में अगर आपसे यूं कहा जाए कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b माइनस ए इज इक्वल्स टू। अब आप देखें a सबसेट है b का और आपने b माइनस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो लेट्स सी द ऑप्शंस वी आर हैविंग, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ b, बीटा ऑप्शन नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a, एंड चार्ली ऑप्शन number of elements of A and delta number of elements of B. So let's see this. अभी आप देखें यहाँ पर आपको B माइनस ए जो है इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जब किसी चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो रही हो तो वेन डायग्राम बना लिया करें। वेन डायग्राम अब आपने कर ली है हर केस के अंदर, तो वेन डायग्राम ऑलवेज हेल्प यू, राइट। अब जैसे इस केस में आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए बताने हैं और ए सबसेट है बी का, तो मैं करने क्या लगा हूं, मैं इसकी वेन डायग्राम बना के चेक करता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नजर आ रहा है इसके अंदर कि ए सबसेट है बी का, सो दिस इज बी एंड लेट्स सपोज दिस इज ए बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब अगली बात ये है कि आपने एलिमेंट्स किसके बताने, बी माइनस ए के बताने। बी माइनस ए होता कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो आपको वेन डायग्राम से नजर आ रहा है कि वो कौन से एलिमेंट होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है और ए के नहीं है, वो ये वाले हैं जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। तो ये वो पोर्शन है, ये वो एरिया है जो बी के एलिमेंट्स का है लेकिन ए का नहीं है। और ये फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताएंगे, ये सारे एलिमेंट्स बी के उसमें से ये ए वाले एलिमेंट्स माइनस कर दें, जो दरमियान में आप देखें उसको माइनस कर दें, तो बाकी वही बचेंगे जो मैंने शेड किया है। तो यहाँ से आप फॉर्मूले तक पहुंच गए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मैंने एक केस आपके सामने डिस्कस किया, जाहिर है बाकी आपने सारे करने हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि यूजुअली आपने एफएससी में नहीं किए होते और ये आपसे पूछे जा सकते हैं टेस्ट में, और ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनसे रेलिवेंट होती हैं। तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ, और वो क्वेश्चन इस तरीके से आप लिख लें कि इन अ क्लास ऑफ 50 students, 20 like mathematics, and let's suppose 40 like to study physics, and every student like at least
one of these subjects. अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी बोथ सब्जेक्ट्स, राइट। अब आप देखें ये एक वर्ड प्रॉब्लम से बना हुआ है, ऐसे और भी बनते हैं, आप ज़ाहिर इनको प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से मैंने एक आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब आप देखें कि लेट्स सी द ऑप्शंस, और उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूं। वी आर हैविंग अल्फा ऑप्शन 10, बीटा 5, सी में आप 20, चार्ली में और डेल्टा में वी आर हैविंग नन ऑफ दीज। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 20 लाइक मैथ, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं क्लास के अंदर, ये पॉपुलेशन है आपके पास टोटल, और 20 जो है वो मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, 40 जो है वो फिजिक्स को लाइक करते हैं। और अगली लाइन इंपॉर्टेंट, एंड एवरी स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यानी हर स्टूडेंट जो है इनमें से किसी ना किसी को लाइक जरूर करता है, यानी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास के अंदर जो इन दोनों में से किसी को भी लाइक ना करता हो। जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट इनमें से किसी ना किसी सब्जेक्ट को लाइक करती है फॉर श्योर। अब क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी बोथ सब्जेक्ट्स, कितने स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। बोथ इज इंपॉर्टेंट। अब जो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी ये सारी कीवर्ड्स हैं, याद रखें वो स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं वो असल में कॉमन स्टूडेंट्स हैं। और आप जानते हैं कॉमन स्टूडेंट्स असल में होता है क्या, इंटरसेक्शन होता है। जब बोथ का वर्ड आप देखेंगे तो दिस मींस वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन। अब सम टाइम आपको फील होता है कि क्वेश्चन का डाटा ही गलत है, क्योंकि डाटे में कहा गया है कि 50 स्टूडेंट्स टोटल हैं, और इन 50 में से मैं कह रहा हूं कि 20 जो है मैथ को लाइक करते हैं, 40 फिजिक्स को लाइक करते हैं। तो जब 20 और 40 यहां पर 60 हो गए तो टोटल तो 50 थे। जब टोटल 50 थे तो फिर 60 कैसे हो गए? तो इसका मतलब कि डाटे में मिस्टेक है। नहीं, डाटे में मिस्टेक नहीं है, डाटा बिल्कुल ठीक है। ये जो 60 आप अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, 60 बन रहे हैं और एक्चुअली जो है वो 50 थे। तो कितने ज्यादा हो रहे हैं? 10 का डिफरेंस आ रहा है। 10 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमने कॉमन बताने, बोथ बताने हैं। तो वो जो आपको 10 ज्यादा लग रहे हैं वो असल में इसलिए ज्यादा लगते हैं कि क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट्स में आ रहे होते हैं। जब वो दोनों सब्जेक्ट्स में आ रहे होते हैं तो फिर वो रिपीट हो रहे होते हैं, कॉमन होते हैं। रिपीट होने की वजह से हमें टोटलिटी फिर उसमें सम अप करके ज्यादा लग रही होती है। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि जो ज्यादा लग रहे हैं वही इसका आंसर होते हैं। लेकिन अभी हम इसको फॉर्मूले के साथ भी कर लेते हैं। हमें समझ आ गई कि बोथ में हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम करने क्या लगे हैं, अगर मैं मैथ को m से रिप्रेजेंट कर दूं, फिजिक्स को p से रिप्रेजेंट कर दूं, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स ये हम फाइंड आउट करने लगे। और फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, जो कि मैं इससे पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर लिखा भी हुआ। ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हमारे पास 20 और फिजिक्स वाले 40। और ये कहां से आएगा? याद है कि टोटलिटी जो होती है वो यूनियन के तौर पे ली जाती है। अब यहाँ टोटलिटी कितनी 50 स्टूडेंट्स की है, तो इस 50 को आप यूनियन लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। तो अब आप ऑप्शंस में देख लें, वी आर हैविंग द ऑप्शन अल्फा व्हिच इज द आंसर। तो बता आपको ये रहा था कि इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसी टॉपिक में से जनरेट होते हैं, और ये भी आपने करने हैं। इसके बाद फाइनली इस सेट्स के टॉपिक के अंदर प्रॉपर्टीज को आपने गो थ्रू करना है। प्रॉपर्टीज जैसे आप पढ़ चुके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ। तो वो सारी लिस्ट आपकी बुक पे बनी हुई है, उन प्रॉपर्टीज को जरूर रिवाइज कर लें। सम टाइम वो प्रॉपर्टी ही कोई पूछ लेगा टेस्ट के अंदर आपसे, तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। फिर स्पेशल केसेस भी लिखे हैं बुक पे। स्पेशल केसेस में आप देखिएगा ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो इस तरह आपके पास लिस्ट बनी हुई है, ये स्पेशल केसेस हैं प्रॉपर्टीज के, तो इनको भी अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। तो सो फार ये आपका सेट्स का पोर्शन था 2.1 से लेके 2.3 तक। अब हम इसमें लॉजिक्स की तरफ जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज आपकी 2.4 होगी। स्टूडेंट्स अब हम लॉजिक्स के ऊपर डिस्कशन करने लगे। एक्सरसाइज 2.4 है आपके पास। लॉजिक्स के अंदर आप लोग पढ़ कर आए हैं निगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल निगेशन आपने पढ़ा, और
नेगेशन को हम इस सिंबल के साथ, नेगेशन ऑफ पी, यानी पी यहाँ प्रपोजिशंस होते हैं और इसका मतलब आप जानते हैं नॉट पी, और नॉट पी मतलब ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में इसने कन्वर्ट करना है। फिर आप लोग पढ़ कर आए हुए हैं डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन बेसिकली सिंबॉलिकली आप यूं लिखते हैं एंड दिस इज एक्चुअली पी और क्यू। अब डिसजंक्शन का जो वर्किंग रूल है आपको पता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो इसका लॉजिकल आंसर ट्रू होता है, और दोनों फॉल्स हो तो फिर इसका आंसर फॉल्स आता है, वरना इट इज ऑलवेज ट्रू, राइट। फिर आपने पढ़ा इसमें कंजंक्शन। अब कंजंक्शन जो है बेसिकली सिंबॉलिकली आप इसको ऐसे पढ़ कर आए हैं, दिस इज पी एंड क्यू, और इसके बारे में आप जानते हैं कि जब तक दोनों ट्रू ना हो तब तक इसका आंसर ट्रू नहीं आता। दोनों कंपोनेंट्स ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स होगा तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा हुआ है इम्प्लीकेशन। ऑब्वियसली इनके ट्रुथ टेबल्स को भी आपने रिवाइज कर लेना है। इम्प्लीकेशनल या कंडीशनल, ठीक है जी, इसको आप पढ़ कर आए लाइक दिस, P implies Q। अब P implies Q भी कहते हैं इसको, और इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी P यहाँ पर हाइपोथेसिस है इस स्टेटमेंट के अंदर, और Q जो आप देख रहे हैं बेसिकली इसको आपने कंक्लूजन पढ़ा हुआ है। एंटीसीडेंट भी और प्रेसिडेंट भी साथ आपने पढ़ा हुआ है इसको, लेकिन हाइपोथेसिस और कंक्लूजन हम इसको यहाँ कह रहे हैं। इसके बारे में आप जो चीज़ बात याद रखेंगे वो ये कि ये ट्रू होता है हर केस में एक्सेप्ट वन केस। ये एक केस में सिर्फ फॉल्स होता है, वो एक केस कौन सा है, उस केस को स्पेसिफिकली आप याद रख लें कि जब हाइपोथेसिस ट्रू हो, हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो फिर ये फॉल्स होता है। दिस इज द ओनली केस जिसके अंदर ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये मैंने पहले बताया हमेशा ट्रू होता है। तो हम इस केस को एज अ शॉर्टकट याद रख लेते हैं कि इम्प्लीकेशन में हाइपोथेसिस जब ट्रू होगा, कंक्लूजन फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू, राइट। इसके बाद फिर आप कंडीशनल, इम्प्लीकेशनल, और फिर हम पढ़ के आए बाय कंडीशनल। अब बाय कंडीशनल के अंदर आपने इसको यूं देखा सिंबॉलिकली, और दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज P इफ एंड ओनली इफ Q। तो आप इसको P इफ एंड ओनली इफ Q कहते हैं, और इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन भी आपने की हुई है, दैट इज P implies Q एंड Q implies P। तो इसको भी याद रखें कि जब आप इसको कैलकुलेट किया करते थे तो असल में आप ये कैलकुलेशंस किया करते थे। तो यहाँ कैलकुलेशन तो नहीं करनी, लेकिन इसको एज अ रिजल्ट ऑब्वियसली बाय कंडीशनल को आपने याद रखना है। बाय कंडीशनल के बारे में आप ये याद रखें कि जब इसके दोनों कंपोनेंट सेम हो तो आंसर ट्रू आता है, और कंपोनेंट जब ऑपोजिट हो तो आंसर फॉल्स आता है। दोनों कंपोनेंट सेम होने का मतलब क्या हुआ कि पी क्यू दोनों ट्रू हो या पी क्यू दोनों फॉल्स हो, सेम हो, तो इसका रिजल्ट ट्रू आता है। अगर ये ऑपोजिट हो जाए, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाता है। तो एक आसान तरीका है बाय कंडीशनल की लॉजिक्स को याद रखने का, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स आप पढ़ कर आए हुए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशनल ऑन गिवन कंडीशनल, और उसके अंदर आपने देखा हुआ है, लाइक हम इसको लिख लेते हैं कंडीशनल ऑन गिवन कंडीशनल, कंडीशनल्स इन फैक्ट। अब ये क्या थे, ये थे आपके पास, फॉर इंस्टेंस आपके पास कंडीशनल है P implies Q, तो आप इसके ऊपर पढ़ कर आए कॉन्वर्स कैलकुलेट करना। अब इसका कॉन्वर्स क्या था, Q implies P, यानी इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर लें, हाइपोथेसिस को कंक्लूजन, कंक्लूजन को हाइपोथेसिस कर लें। फिर आप पढ़ कर आए हुए इसमें इनवर्स। अब इनवर्स में हम क्या करते हैं, इन दोनों के साथ नेगेशन लगा दिया करते हैं, नेगेशन P implies नेगेशन Q। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप देखिए, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते थे, दोनों काम करेंगे, इनकी पोजीशंस को भी चेंज करेंगे और नेगेशन भी लेते हैं। तो आप इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो बनेगा Q implies P, और दोनों के साथ आप नेगेशन कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक्सरसाइज 2.4 में ये क्वेश्चन आपको दिए में आपने सारे पार्ट्स करने हैं, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के,
अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन हम देखते हैं। और फाइनली आप लॉजिक्स में पढ़ कर आए हैं कुछ और टर्म्स, जैसे आपने पढ़ा टॉटोलॉजी को। अब इसके बारे में मैं आपको रिकॉल करवा दूं, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके लॉजिकली आंसर हमेशा ट्रू हो उसको हम टॉटोलॉजी पढ़ते हैं। और इसी तरह से फिर आपने पढ़ा इसमें एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी क्या थी? जिसके लॉजिकली आंसर सारे फॉल्स हो। और फिर आपने पढ़ा कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी जिसके कुछ ट्रू हो और कभी फॉल्स हो, मिक्स हो, उसको आप कॉन्टिजेंसी पढ़ कर आए, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। ये सारी मैंने लॉजिक्स को एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा दिया है, आप इनके ट्रूथ टेबल्स भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चन में लाइक वी आर हैविंग लाइक दिस, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ negation P implies Q is, आपने इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बताया। लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग, Q implies P। बीटा ऑप्शन में हम इसमें कर लेते हैं negation Q implies P, then we see Q implies negation P, और डेल्टा में P implies negation Q। अब आप देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव जो पहले आपको रिवाइज करवा चुका हूँ, इसमें हमने दोनों काम करने होते हैं। और वो दोनों काम मैंने आपको कहा था कि एक तो इनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और पोजीशन चेंज करने के बाद नेगेशन भी लेते हैं, यहाँ पर नेगेशन आ जाएगा और यहाँ डबल नेगेशन हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि डबल नेगेशन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फाइनली कॉन्ट्रापोजिटिव बनेगा नेगेशन Q implies P। अब आप ऑप्शंस में देखें तो बीटा इसका आंसर बन रहा है, दैट इज नेगेशन P implies P, नेगेशन Q implies P। अब जिस तरह मैंने कॉन्ट्रापोजिटिव किया, इसी तरीके से आप इनवर्स को भी देखेंगे, कन्वर्स को भी देखेंगे। ये सब चीज़ें आपने किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर फाइंड आउट करनी होती हैं। फिर आप देखें कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि P और नेगेशन P रिप्रेजेंट्स। अब ऑप्शंस में वी आर हैविंग लाइक tautology, then absurdity, then we are having contingency, or you can say none of these। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ज़ाहिर है मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी ट्रूथ वैल्यूज सारी ट्रू हो वो टॉटोलॉजी है, और जिसकी फॉल्स हो तो वो एब्सर्डिटी, और जिसकी मिक्स हो वो कॉन्टिजेंसी है। तो याद रखें ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ट्रूथ टेबल बनाया करें रफ वर्ड के अंदर, और फिर उसे डिसाइड किया करें। जैसे मैं यहाँ इसका ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ। वी आर हैविंग P। आप जानते हैं कि P की जो पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। फिर आप यहाँ इसके साथ नेगेशन P ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, और फाइनली हमने इसको फाइंड आउट करना था विच इज P और नेगेशन P। और आप जानते हैं डिसजंक्शन है, ट्रू एंड फॉल्स का और क्या होगा? ट्रू। और फॉल्स एंड ट्रू का और क्या बनेगा? ट्रू। तो आप देख रहे हैं कि इस जो स्टेटमेंट जो मैंने आपको दी थी, इसका जो लॉजिकल अगर आप देखें तो सारे रिजल्ट्स ट्रू आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टॉटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। और इनके लिए एडवाइजेबल यही है कि आपने ट्रूथ टेबल बनाने हैं और उनके साथ आप इसको प्रैक्टिस करने हैं। कुछ की पॉइंट्स लिख लें फाइनली इसके अंदर से। और की पॉइंट्स में एक तो आप ये याद रखें कि किसी भी कंडीशनल का जो कन्वर्स और इन्वर्स होते हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कि कन्वर्स एंड इन्वर्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब लॉजिकली इक्विवेलेंट जो बोल रहा हूं उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि जहां ये ट्रू होगा वहां पर ये भी ट्रू होगा, और जब ये फॉल्स होगा तब ये भी फॉल्स होगा। तो ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है, तो इसलिए इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी बात जो आपने लिखनी वो ये कि कंडीशनल, कोई भी कंडीशनल है एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो सेम सिचुएशन है स्टूडेंट्स कंडीशनल और कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए, ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। मतलब जहां कंडीशनल ट्रू होगा वहां उसका कॉन्ट्रापोजिटिव भी ट्रू होगा, जहां कंडीशनल फॉल्स है वहां उसका कॉन्ट्रापोजिटिव भी फॉल्स होगा। तो ये की पॉइंट्स हैं जो एंड पे मैंने आपको बता दी हैं, आप इनको लॉजिक्स के अंदर ज़रूर याद रखें।